जय श्री राम। तो जो मैरिज का सीरीज हमने शुरू किया है, उसी कड़ी में मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और आज मैं आपसे बहुत सारे लेट मैरिज के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूँगा। क्योंकि जनरली जो कंसल्टेशन होता है वो लेट मैरिज के रिगार्डिंग ही होता है। शादी कब होगी, अगर किसी के टाइम से शादी हो जाती है तो आपसे पूछने नहीं आएगा, वो तभी पूछेगा जब कुछ ना कुछ उसको अड़चन दिख रही होगी। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि टाइम से शादी होने का मतलब ये नहीं है कि शादी के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड थिंग, लेट मैरिज होने का मतलब ये नहीं है कि शादी के बाद दिक्कत आएगी ही आएगी। दोनों कैसे हो सकते हैं? टाइम से शादी हुई सब कुछ सही चल सकता है, लेट मैरिज हुई तब भी सही चल सकता है। टाइम से शादी हुई बाद में गड़बड़ हो सकती है, लेट शादी हुई बाद में गड़बड़ हो सकती है। दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इसका इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि टाइमली मैरिज होती है या लेट मैरिज होती है, तो वो कुंडली में और योग देखे जाते हैं। तो आज मैं कुछ आपसे उन योगों की चर्चा करूंगा जो लेट मैरिज देते हैं, ठीक है। कई सारे योग होंगे, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो आपका फिफ्थ हाउस है, ये आपका लव मैरिज के लिए देखा जाता है और सेवंथ हाउस के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर आपका फिफ्थ हाउस में या सेवंथ हाउस में कौन बैठा है? सैटर्न बैठा है, यानी शनि बैठा है कहाँ पे? फिफ्थ हाउस में, ठीक है, या सेवंथ हाउस में। तो क्या होगा, ये आपको लेट मैरिज दे सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, पहली बात तो क्या है कि फिफ्थ हाउस भी आपके पुराने जन्मों के कर्मों का होता है। पहली चीज़ तो ये लव मैरिज का होता है। दूसरी बात क्या है कि सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि से किसको देखेगा? सातवें भाव को देखेगा, और सैटर्न किसका कारक है? डिले का कारक है। पहली चीज, अगर सैटर्न सेवंथ हाउस में ही बैठ जाएगा, तो क्या होगा? ये शादी के अंदर डिले देगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर सैटर्न आपका 10th हाउस में बैठ जाता है तो भी क्या करेगा? ये शादी में डिले दे सकता है। अगर लगन में बैठ जाता है तो भी क्या कर सकता है? शादी में डिले दे सकता है। इसका कारण क्या है? जब सैटर्न आपका 10th हाउस में बैठेगा तो ये अपनी 10वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेगा, ठीक है। तो जहां भी शनि का एस्पेक्ट होता है, जहां भी शनि की दृष्टि पड़ती है, वहां भी चीजों के अंदर डिले लेके आता है, ठीक है। लगन में बैठा होगा तो क्या होगा? 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा तो भी डिले दे सकता है, और पंचम भाव में बैठा हुआ तो तीसरी दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा तो भी डिले दे सकता है। दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। यही चीज अगर आपको D9 में मिल जाती है, अब देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था आपको कि आप डायरेक्टली D9 में नहीं जाएंगे। अगर जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में कोई योग बन रहा है तो उसको आगे वेरीफाई करने के लिए हम जा सकते हैं D9 में, ठीक है। तो अगर किसी का लगन कुंडली में सैटर्न ऐसे बैठा है और D9 में भी अगर उसको यही कॉम्बिनेशन मिल जाता है, लगन में, 7th हाउस में, 10th में, 5th में सैटर्न मिल जाए, तो ये चीजें और पक्की हो जाएगी कि इस व्यक्ति की शादी डिले होगी। और जनरली ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की शादी 30 या 32 साल के बाद बोली जाती है। तो 32 साल एक सिग्निफिकेंट टाइम है जो क्लियरली आपको लेट मैरिज दिखाता है। तो ये थी आपकी पहली टेक्निक। सेकंड टेक्निक आपकी वीनस और मार्स से रिलेटेड, ठीक है। किससे? वीनस और मार्स से रिलेटेड। मान लिया किसी का वीनस यहां बैठा है और मार्स यहां बैठा है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, जन्म कुंडली के अंदर अगर वीनस और मार्स एक दूसरे से 6-8 की स्थिति में बैठे हो तो भी शादी में डिले देता है, शादी में रुकावटें देता है। इसको बोला जाता है षडाष्टक योग। अगर आप जन्म कुंडली का जब मिलान करते हैं ना, तो लड़के का वीनस और लड़की का मार्स देखा जाता है, राशि के अकॉर्डिंग भी और भाव के अकॉर्डिंग भी। तो जनरली षडाष्टक योग वहां पर प्रचलित है, लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, अगर ये एक दूसरे से 6-8 में जाएंगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर यहाँ पे देखिए वीनस
और मार्स के बीच में क्या 6-8 का संबंध है। वीनस से मार्स 6वें पड़ता है और मार्स से वीनस 8वें पड़ता है, तो ये भी आपको शादी में डिले दे सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर वही बात है कि अगर यही चीज आपको D9 में मिल जाती है तो इसका कंफर्मेशन और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, मेल के लिए तो शुक्र देखते हैं और फीमेल के लिए मंगल देखते हैं। ठीक है, मंगल क्या है, मंगल इज द हस्बैंड अकॉर्डिंग टू नाडी एस्ट्रोलॉजी और वीनस इज वाइफ अकॉर्डिंग टू नाडी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ से तक बात समझ में आई। अगर वीनस और मार्स एक दूसरे से षडाष्टक में बैठे हैं तो भी ये प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे बैठे हो, जैसे मान लिया वीनस बैठ गया यहाँ पे, ठीक है, मार्स बैठ गया यहाँ पे, तो भी वही बात है। अब क्या है, वीनस से मार्स 8th हो गया और मार्स से वीनस 6th हो गया। ठीक है, तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, अगर जन्म कुंडली के अंदर वीनस और मार्स का 6-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो भी शादी में डिले हो सकता है, शादी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब तीसरा देखिए, अगर आप लड़के के लिए देखेंगे तो वीनस देखेंगे और लड़की के लिए देखेंगे तो मार्स देखेंगे। अगर आपका जो अर्थ त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण कौन सा होता है, 2, 6 और 10। ठीक है, इन तीनों में से किसी भाव में भी शुक्र बैठा हो, अगर लड़के का चार्ट है, इन तीनों में से किसी भाव में कौन बैठा हो, वीनस बैठा हो। ठीक है, कौन बैठा हो, वीनस बैठा हो। कहाँ पे, इन तीनों में किसी भी भाव में अगर वीनस बैठा हो और इसका जो नेक्स्ट हाउस है, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट हाउस है वो कौन सा, ये काम त्रिकोण 3, 7 और 11, ये ब्लैंक हो, इसमें कोई भी प्लेनेट ना हो, तो भी क्या होता है, शादी के अंदर दिक्कतें आती है, क्योंकि उसकी जो कामना है वो होती ही नहीं। ये चीज़ मैं पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हुई तो वहां भी आपको देखने को मिली होगी। तो लड़के के लिए अगर देखेंगे तो वीनस देखेंगे, लड़की के लिए देखेंगे तो यहाँ पे वीनस की जगह पे मार्स आ जाएगा, अगर 2, 6, 10 में, राशि में या भाव में। ठीक है, दोनों तरीके से काम करता है। अगर वीनस हो और उसके अगला वाला जो काम त्रिकोण वाले भाव है वो बिल्कुल खाली हो तो भी शादी में दिक्कत आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर इसकी जगह पे, यहाँ पे वीनस की जगह पे अगर मार्स हो जाएगा तो यही बात लड़की के चार्ट में लग जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए, वक्री ग्रह, वक्री ग्रह क्या प्रभाव होता है, आपको पता होगा वक्री ग्रह किसको बोलते हैं, रेट्रोग्रेड बोलते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होते हैं, बाकी सभी जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, पहले भाव से दूसरे भाव में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। लेकिन जो वक्री ग्रह होता है ना, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आज किसी का जन्म हुआ और जो वीनस है वो यहाँ पे है, तो वीनस अगर मार्गी है, स्ट्रेट चल रहा है, तो इस राशि से इसमें जाएगा। ठीक है, जब ऐसा नहीं, प्लेनेट तो रुकता नहीं, कभी मूव करता रहता है। तो अब क्या होगा, अगर मान लिया वीनस यहाँ पे वक्री हुआ, अगर वीनस वक्री हुआ तो वक्री को हम स्टार से दिखाते हैं भाई। ठीक है, तो ये फिर मीन राशि की तरफ जाएगा। आपने देखा होगा राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं। ठीक है, और काल सर्पदोष और काल अमृत योग के बारे में मैंने आपको बताया था कि काल सर्पदोष क्या है, जो सारे ग्रह राहु और केतु के एक्सिस के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ साथ में, अगर मुझे याद आ गया है तो। मान लिया यहाँ पे आपका राहु है और यहाँ पे आपका केतु है, तो ये हमेशा क्या होते हैं, वक्री होते हैं। ठीक है, तो सारे ग्रह या तो यहाँ पे आ जाए, ठीक, इस तरफ आ जाए, या फिर सारे ग्रह इस तरफ आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, काल सर्प या काल अमृत योग बनता है। अब काल सर्प कब बनेगा और काल अमृत कब बनेगा, देखिए, अगर सारे ग्रह यहाँ पे ऐसे हैं तो अब केतु क्या करेगा, केतु चलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। केतु कैसे चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, तो तुला राशि से लिब्रा से इसकी तरफ, वर्गों की तरफ, कन्या की तरफ चलेगा।
ठीक है, और राहु कैसे चलेगा, मीन की तरफ चलेगा। तो अगर सारे ग्रह इसके बीच में होंगे तो सारे ग्रह किसकी तरफ जा रहे हैं, केतु की तरफ जा रहे हैं। और केतु क्या करता है, डिटैचमेंट देता है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है। तो वो क्या करेगा, मेटलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच कर देगा। तो ये आपका क्या बनेगा, काल अमृत योग बनेगा। जबकि अगर सिचुएशन अपोजिट हो जाए, यहाँ पे राहु आ जाए, यहाँ पे राहु आ जाए और यहाँ पे केतु आ जाए, तो क्या हो जाएगा, फिर सारे ग्रह जो है, ठीक है, वो किसकी तरफ, या फिर आप अपोजिट सिचुएशन यहाँ पे ऐसे मान के चल सकते हो कि ऐसे है, सारे ग्रह यहाँ पे है, तो अब क्या है, केतु तो इस डायरेक्शन में चलेगा, राहु इस डायरेक्शन में चलेगा, और सारे ग्रह भी क्या करेंगे, राहु की तरफ मूव करेंगे। तो राहु क्या है, सांप का मुंह है, तो वो उसकी तरफ, राहु इल्यूजन है, माया है, तो हाईली मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की डिजायर दे देगा। तो आज के टाइम पे ना काल अमृत बुरा है, ना काल सर्प दोष बुरा है। अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो काल सर्प दोष इसलिए बुरा है क्योंकि मेटेरियलिस्टिक इच्छाएं हमारी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अदरवाइज जो राहु ही है, जो लार्ज स्केल पे आपको नेम फेम देता है, मैसिव वेल्थ देता है, ऑब्सेशन देता है, तो ऑब्सेशन के कारण फिर आदमी क्या करता है, ऑब्सेशन के कारण फिर आदमी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत भी करता है फिर, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता है। बाकी पूरी कुंडली का ओरिएंटेशन देखा जाता है, सिर्फ काल सर्प या काल अमृत से हम कोई भी ज्यादा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। बस थोड़ा सा लाइफ का थीम ये कि राहु काल सर्प होगा तो वर्ल्डली चीजों में ज्यादा रहेगा, और काल अमृत होगा तो वो थोड़ा सा डिटैच रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे, तो वक्री ग्रह का मैं बता रहा था ना कि वो अपोजिट चलता है, ठीक है। तो अब देखिए जो भृगुनंदी नाड़ी है उसका सूत्र क्या कहता है कि अगर कोई प्लेनेट वक्री है तो आप उसको उससे पिछले वाले हाउस में काउंट करिए, ठीक है। जो उसकी रोटेशन चलती है, ग्रह कैसे चलता है, पहले भाव से दूसरे की तरफ, तीसरा चौथा पांचवा ऐसे चलता है। तो मान लिया कोई ग्रह जो है वो क्या है, 7वें भाव में है लेकिन वक्री है, लेकिन क्या है, वक्री है, तो आप इसको 6ठे भाव में काउंट करिए। फिर आप इसको किस में काउंट करेंगे, 6ठे भाव में काउंट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपका मार्स है लगन में, ठीक है। तो वैसे देखा जाएगा तो एक दूसरे 7वें हाउस में है। अगर यहाँ पे वीनस वक्री नहीं होता तो गजब का कॉम्बिनेशन था शादी के लिए, मतलब मेड फॉर ईच अदर, और पुराने जन्मों के साथी भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी ये लोग हस्बैंड वाइफ रहे हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब वीनस वक्री हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, किस में काउंट करेंगे, इसको हम इसके पीछे वाले भाग में काउंट करेंगे, और यहाँ से फिर से हम षडाष्टक योग बन जाएगा। ये मार्स से 6th पे है और ये वीनस से 8th, मार्स 8th पे है। देखिए एक वक्री ने कितना डिफरेंस लेके आ गया, ठीक है। या रिवर्स सिचुएशन में मान सकते हैं कि अगर जो मार्स है ना, ठीक है, यहाँ पे मार्स है, यहाँ पे क्या है, मार्स है और वो वक्री है, तो अब क्या होगा, जो मार्स है ये इसके पीछे वाले हाउस में इसमें काउंट किया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वीनस से, ये यहाँ पे वीनस से 6th पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से ये वीनस से 6th पड़ेगा, और मार्स फिर यहाँ से जब इसके कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जब हम मार्स से वीनस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये 8th पड़ेगा। तो देखिए वक्री ग्रह ने कितना प्रभाव ला दिया, पहली चीज। अब वक्री के लिए एक सूत्र और बताता हूँ आपको। अगर आप सरफेस लेवल पे देखते हैं ना, तो मान लिया वीनस और मार्स, अगर बाई चांस मैंने पहले मरकरी बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, आप उसको मार्स ही काउंट करिएगा क्योंकि मरकरी का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम ये चीजें बात करेंगे। वीनस और मार्स एक ही हाउस में एक साथ बैठे हैं, ये अर्ली मैरिज को भी दिखाता है, ठीक है। ये क्या है, आपकी अर्ली मैरिज को भी दिखाता है, ठीक है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी पति पत्नी की, सारी चीजें दिखाता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक ग्रह वक्री हो गया, ठीक है, और डिग्री के लिए डिफरेंस है, जैसे मान लिया वीनस की डिग्री है 4 डिग्री और मार्स की 10 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे वीनस जो है वो वक्री भी हो जाता है, तो एक तरीके से सिचुएशन क्या बनी, यहाँ पे वीनस है, यहाँ पे मार्स है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में पहले ही क्या है, एक गैप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो
अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो क्या होता, जो वीनस है ना ये मार्स की तरफ जा रहा था, ठीक है, वाइफ जो है वो हस्बैंड से मिल रही थी। लेकिन अगर वीनस वक्री हो गया तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये मतलब उससे दूर चला जाएगा। ठीक है, दो तीन कॉन्सेप्ट समझे यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, लेट मैरिज हो जाएगी। ठीक है, शादी में प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन अगर दूसरी हो तो मान लिया यहाँ पे मार्स जो है वो वक्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, मार्स वीनस की तरफ जाएगा तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीनस और मार्स मिल रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा शादी के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है कि वीनस और मार्स जब साथ आएंगे अच्छा होगा शादी के लिए, दूर जाएंगे तो बुरा हो जाएगा। तो अगर इनको किसी तरीके से सेपरेशन मिल जाता है तो फिर वो शादी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, लेट मैरिज दे सकता है। आगे देखिए, अगर इन्हीं दोनों के बीच में कहीं पे डिग्री के लिए इन दोनों के बीच में क्या आ जाए, केतु आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पे इन दोनों के बीच में केतु आ जाए, डिग्री का डिफरेंस हो, जैसे बता था ना ये 4 डिग्री का मान लिया, ये 10 डिग्री का है। ठीक है, केतु की डिग्री है 5 डिग्री। तो केतु का स्वभाव किसी भी भाव में हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ 7th में हो, किसी भी भाव में अगर केतु आ जाएगा तो क्या होगा, और मतलब शुक्र है मंगल है और उनके बीच में केतु है डिग्री के लिए, तो ये सेपरेशन देगा। केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु सेपरेशन का कारक है, तो सेपरेट कर देगा, शादी के अंदर डिले कर देगा। अभी मैं यहाँ पे डिनाइल नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे मना नहीं कर रहा कि शादी होगी ही नहीं, अभी सिर्फ हम लेट मैरिज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर शुक्र और मंगल के बीच में, वीनस और मार्स के बीच में अगर केतु आ जाता है डिग्री के लिए, ठीक है, अगर मान लिया केतु जो है यहां आने की बजाय, इन दोनों में के बीच में आने की बजाय केतु जो है या तो यहां रह जाए, ठीक है, 15 डिग्री का, मान लीजिए इसकी 10 डिग्री है तो, या फिर 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, वो क्रॉस कर चुका है इनको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो केतु क्या करता है, डिटैचमेंट देता है। और अकेला सिर्फ केतु अगर 7th हाउस में होगा ना, यहाँ पे भी अगर केतु हो जाएगा तो भी आपको डिटैचमेंट दे देगा, क्योंकि 7th लॉर्ड जहाँ पे भी जाएगा वो केतु की एनर्जी कैरी करके जाएगा और वहां से वो डिटैचमेंट दे देगा, शादी में देरी दे सकता है। अब देखिए केतु का 7th हाउस में होने का मतलब सिर्फ सीधा शादी में देरी नहीं है, ऐसा सोचता है कि शादी टाइम से हो जाए, लेकिन बंदा जो है, जो स्पाउस में से कोई एक मेंटली अपसेंट रहे, साथ में एक रूम में रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है। वो काम की वजह से हो सकता है, वो इंटेंशनली भी हो सकता है, वो कंफर्टेबिलिटी के कारण भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये लेट ऑफ मैरिज कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, कई बार अगर केतु के ट्राइन में हो, मतलब 1-5-9 हो केतु से, तो भी सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर मंगल शुक्र केतु और शनि का संयोग बन जाए, कहीं पे क्या हो जाए, मंगल शुक्र हो और उसके साथ शनि बैठ जाए, ठीक है, और अगर डिग्री के लिए बीच में बैठ जाएगा तो और ज्यादा चीज प्रोमिनेंट हो जाएगी, जैसे मैंने अभी बताया, तो भी क्या हो जाएगा, लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि शनि जहां बैठेगा उस चीजों को डिले करेगा। ठीक है, मान लीजिए जो मंगल है उसकी डिग्री 5 है और शुक्र की डिग्री 20 है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या शनि आ जाए जिसकी डिग्री क्या है 12 है, या केतु आ जाए जिसकी डिग्री 12 है, तो डिग्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है भृगुनंदी नाड़ी में, क्योंकि उसी से पता चलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर अगर वो शनि और केतु बीच में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, डिले दे देंगे। ठीक है, क्या होगा, डिले दे देंगे, लेकिन अगर वो सब क्रॉस कर जाएगा तो फिर इतनी चीजें प्रोमिनेंट नहीं रहेगी डिले के लिए, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, केतु का नजरिया और ट्राइन का भी मैंने बता दिया। अच्छा देखिए, हालांकि मैं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। क्या होता है, शादी के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी ये एरीज लिब्रा एक्सिस। ठीक है, मेष और तुला एक्सिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप किसी भी लगन की कुंडली के जब तक है, लेकिन ये एक्सिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगर मान लिया आपकी धनु लगन की कुंडली है तो आप यहाँ पे देखिए 9 लिखा मिलेगा आपको,
यहाँ पे आपको 3 लिखा मिलेगा। तो आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो आपके लिए दोनों ही एक्सिस इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये वाली भी और ये वाली भी, और नवांश में भी वही है। ठीक है, अगर आपके नवांश के लगन वाली और सप्तम भाव में भी राहु केतु एक्सिस बन जाती है ना, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, शादी के लिए या लाइफ आफ्टर मैरिज के लिए। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा। लेकिन कहीं से भी अगर आपका केतु का ट्राइन बन जाता है ना 7th हाउस से, मान लिया केतु यहाँ पे, ट्राइन कैसे बनेगा? ट्राइन ऐसे बनेगा कि केतु मान लिया यहाँ पे है और या यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या है, ये 1-5-9 की स्थिति बन जाएगी और ये 7वें हाउस को अफेक्ट करेगा ही करेगा। कई बार हम इसको राशि वाइज भी ले लेते हैं और भाव के अकॉर्डिंग भी ले लेते हैं। ठीक है, मान लिया किसी भी लग्न कुंडली हो, लेकिन केतु तीसरे भाव में हो, केतु तीसरे में हो, 7वें में हो या फिर 11वें में हो, तो भी क्या करेगा, 7th हाउस को अफेक्ट करेगा और उस पर अपना प्रभाव जरूर डालेगा। लेकिन देखिए, दृष्टि से ज्यादा अगर ग्रह वहां पे बैठा होता ना तो ज्यादा फर्क पड़ता है, दृष्टि से चीजें थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, ज्योतिष चलता है योग के ऊपर की योग क्या बना, फिर ओवरऑल चार्ट के अंदर से दिखाता है। अब देखिए इन सब में क्या है, इन सब में क्या है, एक चीज है, वो क्या है कि भाई जुपिटर की अगर दृष्टि पड़ जाती है, हालांकि मैं इसको थोड़ा सा बाद में बताने वाला था, ऐसा नहीं कि सिर्फ शुक्र और मंगल एक दूसरे से 8वें में है तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर जुपिटर की दृष्टि 7th हाउस में पड़ती है या 7th हाउस में जुपिटर आ जाता है या जुपिटर ट्राइन में 7th आ जाता है, मतलब तीसरे या 11वें भाव में जुपिटर है, तो भी क्या करता है, फिर जुपिटर की जो दृष्टि है वो अमृतमयी होती है, तो वो चीजों को संभालती है, वो शुभ ग्रह है, शुभता प्रदान करती है, तो वो उस डिले को रोक सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और मैटर करती है, वो क्या है कि जातक की इच्छा क्या है। किसी को शादी 30 के बाद करनी है तो जुपिटर क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा। ठीक है, अगर किसी की अर्ली मैरिज की इच्छा है ना और जुपिटर लगन में बैठ के देख रहा है, ठीक है, एक बात मतलब लगन में बैठ के देख रहा है जुपिटर, ठीक है, या फिर तीसरे हाउस में, 7वें हाउस में, 11वें हाउस में, तो वो क्या करेगा, उस डिले को रोकने की कोशिश करेगा। अगर जातक को मान लो 24 साल की उम्र में शादी करनी है तो वो उसको संभव करवाने की पूरा प्रयास करेगा जुपिटर। लेकिन अगर जातक की इच्छा ही 30 के बाद करने की तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो मतलब जहां पे जातक को कंफर्टेबल होगा ना, उस जुपिटर उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि होती है वो शुभ होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक सूत्र और बताता हूँ आपको भृगुनंदी नाड़ी का, वो क्या है कि जहां पे भी अगर मान इसके लिए देखेंगे, लड़के के लिए देखेंगे तो वीनस और लड़की के लिए देखेंगे तो मार्स, जहां भी मार्स या वीनस बैठा, मान लिया मार्स 10th हाउस में बैठा है यहाँ पे, तो उससे मार्स से हमको सेंटर मान के हम यहाँ पे मान लिया मार्स है, ठीक है, मार्स को सेंटर मान के हम क्या करेंगे, उसका उससे सेकेंड हाउस, इससे सेकेंड हाउस क्या होगा ये, उससे 6th हाउस कौन सा हो जाएगा ये, ठीक है, मार्स से 6th ये हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, 6th हो जाएगा, और 10th हाउस कौन सा हो जाएगा, 6th 7th 8th 9th और 10th, ये वाला। ठीक है, तो मार्स से सेकेंड, चलो कलर चेंज करते हैं, मार्च से सेकेंड, मार्च से 6th और मार्च से 10th। ठीक है, ये भृगुनंदी नाड़ी का सूत्र है कि जो ग्रह जो है, ठीक है, उससे आगे 2, 6, 10 में भाव में कौन सा ग्रह गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब आगे जब ग्रह मूव करेगा तो उसको आगे क्या मिलेगा। ठीक है, जैसे ही मार्स थोड़ा सा आगे मूव करेगा तो इसका ट्राइन बन जाएगा ना कि 30, 3, 7, 11 में भाव होगा, भाव के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, राशि के अकॉर्डिंग हमेशा ट्राइन ही बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर मान लिया मार्स से दूसरे, छठे और 10वें भाव में शनि बैठ जाए तो भी क्या होगा, शादी में डिले दे सकता है। ठीक है, अगर लड़के का चार्ट है तो वीनस से 2, 6, 10 में अगर शनि बैठ जाए तो भी क्या हो जाएगा, शादी में डिले दे सकता है। ये है भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए एक्सोल्टेड जो प्लेनेट है, हमेशा उच्च का ग्रह जो होता है ना, ठीक है, हमेशा उच्च का ग्रह आपको हमें अच्छे रिजल्ट नहीं, कोई भी सिचुएशन है चार्ट के अंदर वो ना 100% पॉजिटिव रिजल्ट देगी ना 100% नेगेटिव रिजल्ट देगी। ठीक है,
कोई भी ग्रह जो है, मान लिया उच्च का है, वीनस की बात कर लेते हैं हम, वीनस वैसे भी शादी का कारक है और सप्तमेश भी है कालपुरुष की कुंडली में, तो उच्च का है तो जरूरी नहीं है कि अब ये सारा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। उच्च का ग्रह शादी में डिले दे सकते हैं। इसका कारण क्या है, ऐसे व्यक्ति की अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है कि मुझे तो अमीर लड़की चाहिए, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए, मुझे तो ऐसे फैशन में रहती हो या इस तरीके से रहती हो, उसकी कंडीशंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, या फिर एक्सोल्टेड प्लैनेट ये भी दिखाता है कि उसको ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसके अंदर सारी क्वालिटी होंगी और उस पार्टनर को मिलने में भी थोड़ी देर भी हो सकती है। दोनों तरीके से मैनिफेस्ट करती है चीजें कि उसकी ये इच्छा इतनी है कि उसको पार्टनर देर से मिलेगा, या उसको पार्टनर ऐसा मिलना है, इतनी सारी क्वालिटी का पार्टनर उसको मिलने में देरी हो सकती है। या फिर मार्स जो है वो क्या है, एक्सोल्टेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मार्स यहाँ पे एक्सोल्टेड होता है, तो मार्स क्या है, एक्सोल्टेड है यहाँ पे। तो भी सेम चीज है, लड़की के साथ में उसको हस्बैंड ऐसा चाहिए कि इतनी हाइट हो, ऐसे बाल हो, ऐसा कलर हो, सारी चीजें। तो एक्सोल्टेड प्लेनेट जो है वो भी डिले दे सकता है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखिए सेवंथ लॉर्ड। ठीक है, सेवंथ लॉर्ड पिछले बार मैंने बेसिक में बताया था ना, अब मैं उसकी प्रैक्टिकल बताता हूँ कि सेवंथ लॉर्ड कहाँ गया, उससे क्या चीजें होती थी। पिछली बार तो मैंने बताया कि सेवंथ लॉर्ड जहां जाएगा वहां से आपकी स्पाउस के गुण क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया सेवंथ लॉर्ड अगर आपका 10th हाउस में जाता है तो आपका पार्टनर जो होता है बिजनेस पर्सन हो सकता है, आपका सेम प्रोफेशन हो सकता है आपको वर्क प्लेस पे वो मिले। ये तो हो गया उसके गुण। लेकिन अगर टाइमिंग ऑफ मैरिज देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग मोटे तौर पे क्या कह सकते हैं हम, अगर सेवंथ लॉर्ड अपने से केंद्रीय त्रिकोण में जाता है तो अच्छा है। अगर अपने से छठे में चला जाता है, मान लिया सेवंथ लॉर्ड जो है यहाँ पे चला गया, अपने से छठा चला गया, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत देगा यहाँ पे। या फिर यहाँ पे चला जाए, अपने से आठवां चला जाए तो शादी होने में दिक्कत देगा, शादी में परेशानियां देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा और आगे अगर मैं जाऊं तो मान लिया सेवंथ लॉर्ड अपने से अष्टम में चला गया, सिक्स्थ में चला गया और शनि की दृष्टि पड़ गई या केतु का कुछ साथ मिल गया, सेवंथ हाउस में केतु चला गया, तो ये चीजें और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। और यही चीज अगर मान लिया नवांश में जो मंगल शुक्र अपने आप से 6-8 में बैठ जाए, ठीक है, या फिर सेवंथ लॉर्ड नवांश में छठे या 8वें भाव में चला जाए तो भी ये दिक्कत देता है। हालांकि 12वें भाव में जाना भी अच्छा नहीं है सेवंथ लॉर्ड का, किसी भी ग्रह का अपने से 12वें जाना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो सेवंथ लॉर्ड भी अगर अपने से 6th 8th में चला जाए तो भी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जुपिटर का रोल मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कम्बिनेशन चार्ट के अंदर चीजें होती है। जुपिटर दृष्टि अमृतमयी है, तो अगर जुपिटर होगा तो संभाल लेगा चीजों को, अगर सिचुएशन ऐसी बन रही है तो। अगर जुपिटर की दृष्टि है, जुपिटर वहां पे मौजूद है, देखिए अगर मौजूद होगा तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ दृष्टि होगी तो कुछ चीजों में चेंज आ जाएगा। जैसे वाले बहुत ज्यादा चैलेंजेस होने थे, लेकिन क्योंकि जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो चैलेंज तो आए, लेकिन फिर भी अच्छे से काम हो गया, कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो कुछ कॉम्बिनेशन है ये मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अभी एक सेशन में पूरा इसके बाद लव मैरिज की ऊपर लूंगा कि लव मैरिज के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक बार मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। अगर सैटर्न जो है 1, 5, 7, 10 में होगा तो लेट मैरिज दे सकता है। शुक्र और मंगल एक दूसरे 6, 8 में होंगे तो लव सॉरी उल्टा बोल दिया पहली बार इसमें लास्ट लाइन में। अगर शनि 1, 5, 7, 10 में होगा तो लेट मैरिज दे सकता है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अगर शुक्र और मंगल एक दूसरे से षडाष्टक में होंगे, 6 और 8 में होंगे तो दिक्कत हो सकती है। शुक्र और मंगल के बीच में केतु आ जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, शुक्र और मंगल के बीच में शनि आ जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। शुक्र और मंगल के साथ शनि बैठ जाएगा तो लेट मैरिज हो सकती है। ठीक है, शुक्र और मंगल के बीच में केतु आ जाएगा डिग्री के लिए तो दिक्कत हो सकती है। शुक्र और मंगल साथ बैठे हैं, लेकिन अगर मान शुक्र इधर है और मंगल इधर है और शुक्र वक्री हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शुक्र मंगल से दूर जा रहा है। ठीक है, शुक्र मान लिया 7th हाउस में बैठा है, मंगल 1st हाउस में बैठा है, वैसे तो एक दूसरे 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक वक्री है तो भृगु नाड़ी के अकॉर्डिंग वो पिछले हाउस में काउंट होगा तो षडाष्टक योग बन जाएगा, फिर वो लेटर एज कॉम्बिनेशन बन सकता है। और शुक्र और मंगल जहां पे भी है वहां से हम क्या देखेंगे, दूसरा, छठा और 10वां भाव देखेंगे। अगर वहां पे केतु या शनि है, मोस्टली शनि का है, तो क्या हो जाएगा, वो भी लेट मैरिज दे सकता है। या फिर आपकी जो अर्थ त्रिकोण है, दूसरा, छठा और 10वां भाव या दूसरी, छठी और 10वीं राशि, इसमें शुक्र है या मंगल है,
लड़के का चार्ट है तो शुक्र, लड़के का चार्ट है तो मंगल, और 3, 7, 11 भाव खाली है, 3, 7, 11 राशि खाली है, तो क्या हो जाएगा, तो भी शादी में प्रॉब्लम आती है, शादी होने में दिक्कतें होती है, लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब यही सारी चीजें मोस्टली अगर D9 में मैनिफेस्ट हो जाती है, पहले हम लगन कुंडली देखेंगे, उसके बाद नवांश कुंडली देखेंगे, तो ये चीजें और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। अगर नवांश कुंडली भी शुक्र मंगल 6-8 बैठे हैं, या शुक्र जो 6-8 भाव में बैठा है, तो चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अगर आपका सप्तमेश 7th हाउस से 6-8 में बैठा, तो भी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सप्तमेश पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो भी चीजें प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ट के लिए देखिए, मैं हमेशा बात करता रहता था कि ओवरऑल चार्ट देखा जाएगा, ओवरऑल चार्ट देखा जाएगा, तो इसमें हम क्या देखेंगे फिर अब? हालांकि मैं बहुत सारी वीडियोस और लेके आने वाला हूँ जहाँ पे हमें और चीजें कंफर्म होंगी, ठीक है, और ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। लेकिन अब ओवरऑल चीजें क्या देखेंगे हम? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, सप्तमेश सप्तम भाव में बैठे ग्रह, मान लिया चंद्रमा बैठा है 7th हाउस में, और कालपुरुष की कुंडली है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या बैठा है, मून बैठा है, यहाँ पे क्या बैठा है, मून, ठीक है। 1% मान लेते हैं वीनस भी यहीं पे बैठा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7th लॉर्ड, पहले 7th हाउस की स्थिति देखिए क्या है, इसके अंदर बैठा चंद्रमा और वीनस। 7th लॉर्ड 7th में बहुत बढ़िया है, 4th लॉर्ड 7th में है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। कंजक्शन में पढ़ा चुका हूँ ना, कॉम्बिनेशन को। 4th लॉर्ड 7th में बहुत बढ़िया चंद्रमा है, चंद्रमा कहता है बहुत सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। तो क्या है कि यहाँ पे जब शादी की बात अगर हम देखेंगे, तो क्योंकि वीनस ही शादी कारक है और वो 7th हाउस में बैठा है, बहुत अच्छा हो गया। वीनस भी एक शुभ ग्रह है, हालांकि देखा जाता है कि जो जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है ना, वो अच्छा होता है, जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है वो अशुभ होता है। हालांकि कुछ तिथियां हैं, ठीक है, कि कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के जैसे चंद्रमा जब होता बढ़ता जाएगा, पूर्णिमा की तरफ जाएगा, पूर्णिमा से फिर क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, तो कृष्ण पक्ष की पंचमी तक शुभ माना जाता है, कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर और फिर शुक्ल पक्ष की पंचमी तक अशुभ माना जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ओवरऑल आप शुभ मान सकते हो, चंद्रमा को शुभ ग्रह में ही गिनती होती है, ठीक है। तो क्या होगा, शुभ ग्रह के साथ बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दो चीजें होगी। अब देखा, मान के चलो, अब यहाँ पे शनि की या राहु की या केतु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, ठीक है। मेनली क्या था, राहु क्या करता है, राहु लेट नहीं करता इतना, राहु ऑब्सेशन देता है, या राहु फॉरेन चीजों को दिखाता, तो इंटरकास्ट मैरिज या ऐसे अनट्रेडिशनल शादी इस तरीके से भी दिखाता है, ठीक है। अब उस अनट्रेडिशनल तरीके से आप भाग के शादी करना भी हो सकता है, ठीक है। फिर वो पूरा चार्ट और भी कॉम्बिनेशन देखेंगे कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन मान लिया सैटर्न की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, ठीक है, केतु का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जैसे जो कंडीशन मैंने अभी बताया ना कि सैटर्न पहले 5वें 7वें और 10वें भाव में नहीं है, ठीक है, केतु 3, 7, 11 में नहीं है, तो क्या ना तो केतु की दृष्टि पड़ रही, ना केतु यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मान लिया मंगल भी आपका कहाँ पे बैठा है, मंगल यहाँ पे बैठा, मार्स यहाँ पे बैठा, तो सरफेस लेवल पे अगर हम चीजों की बात करेंगे, तो इसकी शादी में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से शादी हो जाएगी, पहली चीज। थोड़ा सा और डीप जाएंगे, अब मान लिया ना शनि का प्रभाव है, ना राहु केतु का प्रभाव है, ठीक है, तो वीनस और ये एक दूसरे से दशम में है, तो अच्छा कर्म जुड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मून है, तो फ्लक्चुएशंस आ सकती है शादी में, ठीक है। मून जो होता है वहाँ पे फ्लक्चुएशंस दे सकता है, उतार चढ़ाव देता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन लेट नहीं करेगा मून। शादी के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन और देखिए बहुत ब्यूटीफुल वाइफ मिल सकती है, क्योंकि वीनस भी है, तो गुण भी पता चल जाएगा ना कि ब्यूटीफुल वाइफ होगी। कला, शुक्र आर्ट है, मून भी कुछ कुछ आर्टिस्टिक चीजों को करता है, क्योंकि मून फेस एक्सप्रेशन अच्छा, उसकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है, चांद सा चेहरा हो सकता है उसकी वाइफ का, ठीक है। 4th लॉर्ड 7th में मदर्स जैसी क्वालिटी, अपने पति का माता की तरह ख्याल रखेगी, बहुत ज्यादा केयरिंग हो सकती है, ठीक है, इस टाइप की चीजें होंगी। तो अगर टाइमिंग की बात करूंगा मैं, तो एक 24-25 साल के आराम से योग है, या अगर जब तक की इच्छा पहले शादी करने की, तो भी आराम से हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे शनि 5th हाउस में बैठ जाए, ठीक है, और केतु यहाँ आ जाए, अब देखिए, अब प्रॉब्लम है, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। शनि की भी तीसरी दृष्टि से शनि ने भी अफेक्ट किया, और केतु का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो अब लेट मैरिज का स्ट्रॉन्ग चांस बनेगा, दो जगह से प्रोमिस आएगा, केतु ने भी कर दिया और सैटर्न ने भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नवांश चेक करेंगे।
नवांश कुंडली में अगर मान लिया वीनस और मार्स एक दूसरे से 6-8 में हो तो भी चीज पक्की हो जाएगी। ठीक है, नवांश कुंडली में भी सैटर्न अगर 1, 5, 7, 10 में बैठा तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, डिले हो सकता है शादी में। या राहु केतु बैठे हैं पहले और 7वें भाव में तो भी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो फिर अब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन तगड़ा बन रहा है। तो अब ऐसे जातक के लिए आप क्या करेंगे, जो योग देखेंगे ना शादी का वो मोस्टली 30+ में देखिएगा, 24 से 30 साल की उम्र में देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि गोचर के अकॉर्डिंग वहां भी चीजें आएंगी। ठीक है, इस चीज को मैं सबसे लास्ट में कवर करूंगा कि फिर दशा अंतरदशा कैसे देखनी है, ट्रांजिट गोचर कैसे देखना है, ताकि हम एग्जैक्ट मंथ, कई बार तो जब हम डीप में जाते हैं तो एग्जैक्ट डेट भी बता सकते हैं कि इसकी शादी इस दिन होगी। लेकिन उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार जुड़े रहना पड़ेगा, लगातार मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे झेलना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से खूब मेहनत की है, खूब रिसर्च की है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।